हेलो स्टूडेंट्स, आ गए आप 10th क्लास के अंदर। लेकिन आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि सर हम 10th में तो आ गए, लेकिन पढ़ाई हम कैसे स्टार्ट करें और किस तरह से स्टार्ट करें कि जिससे मेरा स्कोर 98% बन जाए। कितना बन जाए? 98%। आप लोग सर क्या लंबी लंबी छोड़ रहे हो, लेकिन भाई अगर आप 60 वाले भी हैं ना, कितने परसेंट वाले? 60% वाले हैं, तो आप ये क्यों सोच रहे हो कि दूसरे लोग भी 60% वाले हैं? अरे भाई, एक से एक बड़ा महारथी है। हर किसी के मन में ये ख्याल आता है कि मेरा स्कोर 90+ जाना चाहिए। तो 90+ तो एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूँ? 98% प्लस की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं 98% प्लस लाने की बात करता हूँ तो 60% तो लाना तो बहुत आसान है ना। तो आप बने रहें इस वीडियो के एंड तक, और आपको मैं पूरी प्लानिंग बताऊंगा कि आपका जो सेशन है 2024 किस तरह से स्टार्ट करना है और कैसे फिनिश करना है। तो इसके लिए अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आपका जो डरावना टाइम था या जो भयानक टाइम था या फिर जो हमेशा डर डर के आपने जो पिछला टाइम निकाला है ना, उसके ऊपर भी मैं डिस्कस करूँगा, और किस तरह से अपने अंदर ड्रास्टिक चेंजेस लेकर आना है, स्टडी का पैटर्न कैसे चेंज करना है, ब्ला 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 ब्ला, जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं टारगेट करूंगा कि 98% कैसे लेकर आना है, और ये मैं हवा में बातें नहीं फेंक रहा हूँ। मैं इस वीडियो के अंदर कुछ आपके साथ स्क्रीनशॉट क्या करूँगा, मैं शेयर करूँगा फ़ोटोज़ के, है ना। वो मेरे टॉपर स्टूडेंट हैं, और वो टॉपर स्टूडेंट के आप मार्क्स देखना, है ना, मार्क्स देखना उन बच्चों के 95+ तो हर सब्जेक्ट के अंदर तुमको मिलने वाले हैं मार्क्स उसके अंदर। और ये एक दो टॉपर नहीं है, मैंने फिलहाल 4-5 टॉपर्स के लगा रखे हैं, क्योंकि अगर मैं इतने सारे लगाऊंगा तो इस वीडियो के अंदर सिर्फ फ़ोटोज़ ही नज़र आएंगे तुम्हें। तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे ये जो बच्चे टॉपर्स हैं इनका मुझे काउंसलिंग सेशन अगर सुनना है कि इन बच्चों ने किस तरह से पढ़ाई स्टार्ट की थी, तो वो तो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। क्लियर? अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके बता देना कि सर इन बच्चों का आप एक इंट्रोडक्टरी वीडियो डाल दीजिए, जिससे कि इन लोगों ने किस तरह से पढ़ाई स्टार्ट की थी और मेरा उसके अंदर क्या सपोर्ट था, किस तरह से गाइडेंस उन्होंने प्रॉपर को फॉलो किया था। तो मैं ज़रूर इन लोगों का वीडियोस डालूंगा। राइट, चलिए देखिए, 98% अगर अपने को 10th क्लास के अंदर स्कोर करना है तो सबसे पहले मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करूंगा। ठीक है? कैसे? देखिए, मैं ऑफलाइन कोचिंग सेंटर भी चलाता हूं, तो मेरे पास बहुत सारे बच्चे जैसे पढ़ने के लिए आते हैं, तो उनके पेरेंट्स का जो सबसे बड़ा इशू होता है वो पता क्या होता है? मैं बताता हूँ। देखिए, जब बच्चा 8th क्लास में होता है ना, कौन से क्लास में? 8th क्लास में, तो उसके आराम से 90% प्लस मार्क्स आते हैं, कोई इशू नहीं होता है। क्योंकि 8वीं क्लास में तुम्हें पता ही है क्या सिलेबस होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि अब आप 10th क्लास में आओगे तब आपको फील होता होगा। तो 8वीं क्लास तक तो बच्चा आराम से 90% नंबर लेकर आता है, रट रटाकर, समझ समझाकर, जैसे भी है। लेकिन जैसे ही 9th क्लास में आता है ना, जैसे ही 9th क्लास में आता है तो इसकी बैंड बज जाती है। क्या बज जाती है? बैंड। क्यों बज जाती है? मैं बता रहा हूँ कैसे बजती है। बजती ऐसे है कि पहली बात तो वो हर यूटी के अंदर एक तो फेल होगा वो, है ना। यूटी पे चलो जैसे तैसे अगर पास हो भी गया तो जैसे ही हाफ ईयरली होगा उसमें लुढ़क जाएगा। चलो हाफ ईयरली में भी अगर पास हो गया ना, तो फाइनल में तो इतने बच्चे लुढ़कते हैं ना कि पूछो ही मत। जो मेरे पास कोचिंग वगैरह पढ़ते हैं तो वो बच्चे पास हो जाते हैं, लेकिन बाकी के जो बच्चे हैं जो 10th क्लास में आएंगे, 9th फेल होने के बाद क्या होगा, वो कैसे आएंगे 10th क्लास के अंदर, है ना। स्कूल वाले घिस घिस कर क्या लेते हैं? रीटेस्ट लेते हैं। 3-3 2-2 बार क्या लेंगे? रीटेस्ट लेंगे। अब उनकी क्या स्ट्रेटजी है, वो स्ट्रेटजी चाहे फ़ी कलेक्शन की हो, वॉटेवर जो भी है, फ़िलहाल ये जो है ना, क्या बोलते हैं इसे? बैंड बजती ही बजती है 9th क्लास के अंदर। और 9th क्लास के अंदर ऐसे निचोड़ देते हैं ना बच्चे को कि 10th के अंदर उसका मोरल डाउन हो जाता है, डर जाता है। वो जो खौफनाक मंजर की बात कर रहा था ना मैं, वो कहाँ आता है? 9th क्लास के अंदर आता है। 9th क्लास के अंदर बच्चा इतना डर जाता है कि उसको समझ ही नहीं आता है कि मैं 10th क्लास के अंदर मेरा हाल क्या होगा। लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बता दूं, 9th क्लास और 10th क्लास में ज़मीन आसमान का अंतर है, क्योंकि थोड़ा सा आपका एज ग्रुप का भी डिफरेंस आता है। 9th क्लास से जैसे ही आप 10th क्लास में आते हैं ना, तो आपके अंदर ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं।
वो ड्रास्टिक चेंज आपके माइंड को बहुत ज़्यादा डेवलप कर देते हैं और इसी वजह से 10th क्लास इज़ मच बेटर देन 9th क्लास। और ये इतना टफ नहीं है 10th क्लास, बहुत आसान है। और ये इतना आसान है कि इसके अंदर 98% लाना कोई बड़ी डील नहीं है। लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जितनी बातें मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है और उनको फॉलो करना है। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो भैया जब आपकी शादी लगेगी ना तो यही पूछेंगे कि बच्चा 10th पास है क्या, आपका बच्चा 10th पास है या आपका लड़का 10th पास है। तो शादी के लिए आप 60% ला सकते हैं, है ना, इतना काफ़ी है। 98% करके क्या करोगे फिर? तो अगर सिर्फ मैरिज करनी है तो आप इससे ला सकते हैं, 60% से आराम से मैरिज हो जाएगी। और अगर कुछ करके दिखाना है तो किस पे फोकस करना है, 98% पे। अपना कैरियर बनाना है, फ्यूचर बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू डू, तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, अब वही टॉपिक है मेरा, वही सब्जेक्ट है आज का कि सर पढ़ें कैसे। देखिए कैसे पढ़ेंगे। अब ये 8वां क्लास नहीं है, ये 9th क्लास नहीं है, ना ही इजी है और ना ही टफ है। बस अपने को क्या करना है, प्रॉपर प्लानिंग करनी है। कैसे प्लानिंग करनी है? देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि हमारे पास जो NCERT बुक है ना, ये अपने को न्यू बुक खरीदनी है, न्यू एडिशन खरीदना है ना। आई बात समझ में? न्यू बुक खरीदनी है। न्यू बुक का मतलब जो प्रिंटेड है ना वो प्रिंट 2022 का होना चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, पुरानी बुक नहीं लेनी है क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, जितना भी रिड्यूस सिलेबस है वो हटा ही दिया है बुक से। अभी 2 साल से ऐसा नहीं था, टीचर बता देता था कि ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। ठीक है, अब जो नहीं आ रहा है वो है ही नहीं बुक के अंदर। तो अगर आपने पुरानी बुक खरीद ली है तो आप जाइए दुकानदार के पास, कहना भाई इसको वापस लीजिए, ये मेरे लिए वेस्ट है, इसका कोई मतलब नहीं है। आप नया एडिशन खरीदिए 2022 वाला। इसके अंदर सबसे पहली बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, साइकोलॉजिकली, अब जो बुक आपके पास इतनी मोटी है ना तो वो अब इतनी पतली रह जाएगी। तो बुक देखकर थोड़ा सा आपको सुकून मिलेगा कि सर बुक पतली पतली है इसके अंदर। और पहले से ही अगर इतनी मोटी बुक अगर आपको पकड़ा दी जाए तो क्या करोगे, आप डर जाओगे, है ना। वेरी गुड। तो ये सबसे पहले आपको फोकस करना है कि NCERT का जो भी आप नया सिलेबस खरीदने वाले हैं तो वो सिलेबस जो है आपका 2022 का प्रिंटेड एडिशन होना चाहिए। अदरवाइज़ अगर नहीं मिल रहा है तो अभी रुक जाइए कुछ दिन के लिए, है ना, लेकिन ख़रीदना नया ही है। अब देखिए आपके पास पूरा सिलेबस आ गया, किसका, NCERT का। अभी मैं रेफरेंस बुक के ऊपर बाद में आऊँगा, ठीक है, पहले मैं NCERT की बात करूँगा। देखिए सबसे पहला, अगर आप मैथ्स को पढ़ने जा रहे हैं, किसको पढ़ने जा रहे हैं, मैथ्स को, तो ज़रा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 6 मंथ के अंदर, 6 मंथ्स के अंदर NCERT मैथ्स बिल्कुल क्या कर लेना है, अपने को कंप्लीट कर लेना है 6 मंथ के अंदर। जैसे अभी आपका मार्च चल रहा है तो आपका मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, चलो अगस्त ले लो, मार्च को हटा दो, अगस्त तक अपने को क्या करना है, पूरी NCERT लगा देना है, पूरी NCERT मैथ्स की क्या कर देना है, लगा देना। और स्पेशली इसका एक क्वेश्चन विद एग्जाम्पल, क्योंकि NCERT के जो एग्जाम्पल्स होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ, इसके अंदर क्या होता है कि जब बच्चा NCERT लगाता है ना तो नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस होते हैं वो कम होते हैं इसके अंदर। कैसे, जैसे किसी फार्मूला बेस्ड कोई क्वेश्चन हो गया तो उसके 2 या 3 क्वेश्चन मिलेंगे मैक्सिमम, ज़्यादा नहीं मिलते हैं। तो बच्चे को क्या होता है, प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। तो आप टेंशन ना ले, प्रैक्टिस करने के लिए और भी बुक्स हैं, लेकिन अभी आप 6 महीने तक किसी भी बुक को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, बिल्कुल छूना भी नहीं है। मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी जैसे RD शर्मा हैं, ऐसे करके बगल में लेकर घूमते हैं स्टार्टिंग से ही, है ना। फिर उसके बाद कोई RS अग्रवाल लेकर घूमता है। वो बुक्स अच्छी हैं लेकिन उसको कब लगाना है इसका एक टाइम होता है, वो बुक अपने को अभी नहीं छूनी है। 6 मंथ तक अपने को क्या करना है, NCERT लगाना है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये लगाना कैसे है, तो देखिए सबसे पहले आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है स्कूल, क्लियर। अगर स्कूल में आपके, देखो टीचर्स सभी अच्छे होते हैं, लेकिन होता क्या है कि स्कूल के अंदर बहुत 40-40, 50-50 बच्चे होते हैं तो वो कंसंट्रेट नहीं हो पाता है और टीचर भी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। टीचर सभी अच्छे होते हैं, सभी अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन इट्स अप टू यू कि आप कैसे समझते हैं। तो अगर आप के स्कूल में अच्छा एटमॉस्फेयर है तो आप स्कूल
की हेल्प लीजिए, वहाँ पर जो भी टीचर पढ़ाता है आपको, आप बढ़िया करके क्या करिए उस NCERT को लगाइए। दूसरा ऑप्शन आपके पास, अगर आप ट्यूशन पढ़ते हैं, क्लासेस में जाते हैं, या फिर आपका कोई ट्यूटर है जो आपको पर्सनली पढ़ाने आ रहा है, क्लियर, तो जो भी ऑप्शन है स्कूल के बाद, क्लियर, उसको अपना टारगेट बता दीजिए कि सर मुझे 6 मंथ के अंदर NCERT को क्या करना है, कंप्लीट करना है। एनी हाउ मैं बात कर रहा हूँ कितने % वाले की, 98% वाले की, है ना। और ये 98% लाना बहुत आसान है। मैंने बोला ना मैं आपके साथ कुछ वीडियो शेयर करूंगा, वो मेरे प्रीवियस ईयर के क्या है टॉपर्स हैं, वो एवरेज बच्चे थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो पैटर्न बता रहा हूँ इसको फॉलो किया और आसानी से उनके 98% मार्क्स आ गए। तो ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते, आप कर सकते हैं, सिर्फ सुनिए और उसको फॉलो करिए, है ना। तो देखिए मैथ्स कितने मंथ्स में कंप्लीट करना है अपने को, 6 मंथ के अंदर कंप्लीट करना है। अब मैं बात करता हूँ किसकी, साइंस की। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ NCERT की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो साइंस में हमारी जो NCERT है ना वो एक ही बुक है, उसी के अंदर फिजिक्स है, उसी के अंदर केमिस्ट्री है, उसी के अंदर क्या है, बायो है। अब बताइए यार, फिजिक्स के अंदर हमारे 4 चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में 4 चैप्टर्स हैं, है ना, और 4 चैप्टर ही आपके फिजिक्स में हैं और 4 चैप्टर ही किस में हैं, बायो में है, और 2-3 चैप्टर आपके जनरल अवेयरनेस के हो गए, जैसे आपका आर एनवायरनमेंट हो गया, एनर्जी वाला तो कट है। तो अपने को टेंशन नहीं लेनी है, साइंस को भी हम 6 मंथ्स के अंदर क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। हरी बात समझ में, 6 मंथ के अंदर मैथ्स और साइंस को तो क्या कर देना है, बिल्कुल फाड़ के रख देना है। अब साइंस में सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि सर साइंस को हम किस तरह से करें। तो देखिए इसमें 2 ही ऑप्शन है आपके पास, स्कूल या फिर ट्यूशन या फिर क्लासेस, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले अपने को क्या बनाना है, प्रॉपर नोट्स बनाना है। क्या बनाना है, प्रॉपर नोट्स। अब प्रॉपर नोट्स का मतलब क्या है कि किस तरह से बनाना है, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई साइंस में टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे मान लो आप क्विक लाइन पढ़ते हैं, क्या चीज़, क्विक लाइन, जिसे क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं इसे, क्विक लाइन, ठीक है। आप बोलोगे सर क्या है ये, अभी 10th क्लास में पढ़ाया जाएगा। ये क्विक लाइन क्या होता है, ये पुताई वुताई के काम में भी आता है, इसको पानी में डालते हैं, ठीक है। मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूँ कि पढ़ना कैसे है। तो जब भी ये टॉपिक आए, स्टार्टिंग में ही आ जाएगा ये आपका टॉपिक, तो आपको क्या करना है, इसकी पूरी डिटेल पढ़ना है। डिटेल इन द सेंस कि ये क्या है, इसका नाम क्या है, केमिकल फार्मूला क्या है, इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, उसके साथ करेगा तो क्या होगा। आप समझ में आया मैं क्या कहने जा रहा हूँ। आप कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो उसकी फुल डिटेल नोट्स के अंदर क्या होना चाहिए, लिखी हुई होना चाहिए। उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी लिखे हुए होना चाहिए, है ना। जैसे पहला चैप्टर आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का। अब इसके अंदर की केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, है ना, उनको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, और कंपाउंड को किस तरह से फॉर्म किया जाता है। 9th क्लास के अंदर तुम्हें समझाया जाता है कि कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है। तो ए से लेकर जेड तक, देखिए साइंस के अंदर ज़्यादा टॉपिक नहीं है, लेकिन जितने भी टॉपिक हैं उनकी पूरी क्या होना चाहिए, डिटेल होना चाहिए नोट्स के साथ। अब होगा क्या कि आप आधी डिटेल इस पन्ने पर लिख रहे हैं पर्टिकुलर टॉपिक की, और आधी डिटेल जो है आप तीसरी चौथी कॉपी पर लिख रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, अपने को एक मोटा सा रजिस्टर बनाना है। इतना मोटा रजिस्टर बनाना है कि दूसरी कॉपी की ज़रूरत ना पड़े अपने को, है ना। अब ये कर सकते हैं आप, जैसे फिजिक्स के लिए अलग बना सकते हैं, केमिस्ट्री के लिए अलग बना सकते हैं, अगर पूरी साइंस नहीं आ रही है इसमें, है ना, तो आप ऐसा ही करिए, आप फिजिक्स का अलग बनाइए, केमिस्ट्री का अलग बनाइए, बायो का अलग बनाइए, और उसमें डिटेल नोट्स लिखिए। और वो नोट्स की कॉपी अपने पास बहुत संभाल कर रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पर वो कॉपीज़ गायब हो जाती हैं, चुरा ली जाती हैं। और कौन चुराता है ये तो आपको पता ही है, जो ना पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको नोट्स चाहिए होते हैं, तभी वो क्या कर लेते हैं, उड़ा देते हैं, गायब कर देते हैं। ये बहुत पॉइंट की बात बताई है, आप ध्यान रखना इस बात पर। देखिए अब जैसे मान लो बायो का कोई है, जैसे लाइफ प्रोसेस है, क्या है, लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस एक चैप्टर है, तो इसके अंदर क्या करना है, तुम्हें लाइफ प्रोसेस पूरा हेडिंग डालना है। उसके बाद इस चैप्टर में रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनको डिटेल नोट्स बनाना है
है ना। उसमें आप इम्पॉर्टेंट MCQs भी लिखना है, उसके अंदर इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स भी बनाना है। और डायग्राम को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट बात, कैसे जब भी आप डायग्राम बनाएं तो उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो डायग्राम के अंदर ही क्या करें, आप मेंशन करें। तो उससे क्या होगा, आपको एक चार्ट टाइप मिलेगा, वो चार्ट आप आसानी से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। क्लियर। तो ये बात हो गई किसकी, मैथ्स एंड साइंस की। तो अगर आपको इससे भी अच्छा स्कोर करना है या इससे भी अच्छी तरीके से पढ़ाई करना है तो आप क्या करेंगे, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ से आज से ही पढ़ाई को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 सभी वीडियोस मैंने डाल रखे हैं। आप सभी वीडियोस को 1 बाय 1 क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। और मैं टाइम टू टाइम जितनी भी अपडेट्स हैं वो बताता रहूँगा आपको। और टाइम टू टाइम लाइव लेक्चर्स भी लूँगा मैं। लाइव लेक्चर्स का मैं आपको बता दूँगा कि कब टाइम सेट किया जाएगा। स्पेशली सैटरडे और संडे को लाइव लेक्चर्स रहते हैं मेरे। और अपार्ट फ्रॉम दैट प्रैक्टिस करिए। APT अड्डा के साथ अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, मेरे साथ एंड तक अगर बने रहेंगे पूरे सेशन के, तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं मैथ्स एंड साइंस के अंदर, राइट। अब देखिए बाकी की जो सब्जेक्ट है मैं बाद में बात करूँगा। अब जैसे ही आपकी NCERT क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तब आप क्या करेंगे कि सर NCERT तो मैंने लगा ली, अब मैं क्या करूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप PYQ उठाएंगे, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और या प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप लेंगे। अब वो कैसे मिलेंगे, बहुत सारी बुक्स आती हैं आपके पास, ठीक है। अरिहंत की हो गई, एवरग्रीन हो गई, 100% हो गई, बहुत सारी बुक्स आती है, यूनिक हो गया, बहुत सारी बुक्स आती हैं। तो आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में कौन सी बुक ज़्यादा रेफ़र की जाती है आप उसको ले सकते हैं। और अदरवाइज़ आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे PYQ। अब जैसे ही आप NCERT लगाएंगे और कोई PYQ उठाएंगे, है ना, तो आपको बहुत सारे उसके अंदर NCERT के भी क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो NCERT के नहीं होंगे, लेकिन बेस वही होगा। अब ऐसे क्वेश्चन को लगाने में आपको आएगी प्रॉब्लम, क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर भी है ना, तो आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो माइंड इतना डेवलप नहीं होगा कि उसी टाइप का क्वेश्चन आप क्या कर सकें, डिफरेंट लगा सकें। तो उसके लिए अपने को क्या करना है, कोई भी एक बुक रेफ़र करना है ना। चाहे आपका RD शर्मा हो गया, चाहे 6 मंथ के बाद जो है, चाहे RS अग्रवाल हो गया, तो यहाँ से आप उन क्वेश्चंस की क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, आपके स्कूल में अगर ये बुक्स नहीं कराई जा रही हैं, तो आपके साथ आपका भाई है। और मैं आपका आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि सर आप हैं कौन, कहाँ से हैं, तो मैं बता दूं मेरा नाम है इजहारुद्दीन और मुझे लगभग 18 साल का एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस। लेकिन आपका भाई यूट्यूब पर पिछले 1-1.5 साल से आया है, अभी 1 साल 2-3 महीने हुए हैं और मेरा चैनल ऑलरेडी मोनेटाइज हो चुका है। आप लोगों का प्यार है, बने रहें, लोगों के साथ शेयर करें इस वीडियो को, जिससे कि उनका भी फ़ायदा हो। तो आप मेरे साथ अगर बने रहेंगे ना, तो आपको कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस करिए, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है आप वो कमेंट करिए, उस कमेंट के अकॉर्डिंग आपको वीडियो 24 आवर्स के अंदर अवेलेबल रहेगा। ओके, अब हमारे पास ये कहाँ तक की कहानी थी, मार्च मैंने हटा दिया था, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक की थी, ठीक है। अब आता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब ज़रा सोचने वाली बात है कि दिसंबर के अंदर तुम्हारे प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाते हैं। क्या स्टार्ट हो जाते हैं, प्री बोर्ड। और प्री बोर्ड जब स्टार्ट हो ना, तो आप फीलिंग लेना अपने अंदर, क्या फीलिंग कि मेरा बोर्ड स्टार्ट हो गया है। क्योंकि अगर आप प्री बोर्ड में अच्छा स्कोर करेंगे ना, प्री बोर्ड में अगर आप लगभग 80% लेकर आ रहे हैं ना प्री बोर्ड के अंदर, तो आप मान के चलिए बोर्ड के अंदर आपके 95+ मार्क्स हैं, 95% प्लस मार्क्स हैं आपके, अगर प्री बोर्ड में आपने अच्छा स्कोर कर लिया, है ना। तो हमें इस तरह से पढ़ना है कि जब प्री बोर्ड हमारे स्टार्ट हो तो आप मान के चले कि मेरा बोर्ड स्टार्ट हो गया है। अब प्री बोर्ड को जब हम अटेम्प्ट करेंगे तो हमारा जो इंट्यूशन है वो क्या होना चाहिए, अटैकिंग होना चाहिए। अटैकिंग का मतलब कि कुछ भी हो जाए मुझे इसको क्या कर देना है, फोड़ देना है। लेकिन होता क्या है, प्री बोर्ड में बच्चे इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं, इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं प्री बोर्ड में। लेकिन ये गलत है तरीका। आप प्री बोर्ड को बोर्ड की तरह दीजिए, मैं गारंटी देता हूँ बोर्ड पेपर आपको बहुत ही ईजी लगने वाला है ना। तो जैसे ही आप दिसंबर में आप प्री बोर्ड अटैम्प्ट करेंगे तो अपने को क्या करना है, आप जिस कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं वहाँ पर भी आप प्री बोर्ड लगवाइए। और आपको पहली बात तो लगवाते होंगे, क्योंकि ज़्यादातर कोचिंग सेंटर के अंदर प्री बोर्ड्स वगैरह लगवाते हैं। तो अगर वो नहीं लगवाते हैं तो आप APT अड्डा के साथ बने रहें,
मैं आपको प्री बोर्ड लगवाऊंगा। प्री बोर्ड के कुछ पेपर्स मैं आपको शेयर करूंगा, तो आप उनके सोल्यूशन लगाइए और वो सोल्यूशन के बाद जब मैं वीडियो डालूंगा तो आप उससे क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं, अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं कि कितना स्कोर बनना है मेरा, राइट। तो इस तरह से आप मैथ्स और साइंस को क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, है ना। अब बात आती है कि साइंस में एनसीईआरटी लगाने के बाद क्या करें, तो इसकी भी बहुत सारे बुक्स आती हैं PYQ की, आप वो लगाइए PYQ की। तो इसमें जैसे मान लो केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन जो हैं बहुत ही बोलते हैं ना, जैसे रीजनिंग टाइप क्वेश्चन होते हैं, जैसे एक्टिविटीज़ होती है। अब एक्टिविटीज़ बच्चे क्या करते हैं, इग्नोर मार देते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। एक्टिविटीज़ के जितने भी सोल्यूशन हैं, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में उस एक्टिविटी के क्या किए हैं, सोल्यूशन को एक्सप्लेन किया है। तो आप एक्टिविटी ज़रूर लगाइए, क्योंकि एक्टिविटी से क्वेश्चन 100% एग्ज़ाम के अंदर आता ही आता है, और थोड़े प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, है ना। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स लगाना है अपने को। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स बहुत आते हैं एग्ज़ाम के अंदर, अगर आप उनको एग्जाम्पलर्स को लगाएंगे तो आप ये समझ लीजिए कि उससे बढ़कर कुछ नहीं आने वाला है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स है, उसका लेवल थोड़ा सा हाई होता है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, है ना। अब बात आती है एसएसटी की, हिंदी की, इंग्लिश की, है ना। तो देखिए एसएसटी हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये आपके इंडिविजुअल स्कूल के टीचर्स पे डिपेंड करता है। अच्छे टीचर्स होते हैं स्कूल के अंदर, वो प्रॉपर जो भी नोट्स बनवा रहे हैं वो नोट्स बनाइए आप, और ज़्यादा किसी और क्लासेस पर या कहीं पर भी आप किसी प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा फोकस ना करें। आपके स्कूल में जो भी पढ़ा रहे हो, है ना, आप उसके प्रॉपर नोट्स बनाइए, और वो नोट्स को लगातार आप क्या करते रहिए, रीड करते रहिए। और वहीं से ही, क्योंकि इसके पेपर ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, चाहे हिंदी का पेपर हो चाहे एसएसटी का हो, सिंपल क्वेश्चन पेपर आता है। बस यही है कि आपको पूरे साल क्या करना है, उसको बस पढ़ते रहना है। पढ़ते रहेंगे तो आप अच्छा स्कोर वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे डेंजर सब्जेक्ट है ना, वो आपके कौन है, मैथ्स एंड साइंस है। क्लियर। अब ये तो इसकी प्लानिंग हो गई पूरी कि कैसे स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी पे फोकस करेंगे। एनसीईआरटी आप कर लीजिए स्टेप बाय स्टेप। अगर आपके कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं न्यू सेशन के पहले लेक्चर के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।